हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है कि हमने बिजनेस स्टडीज की अपनी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज की सीरीज शुरू कर रखी है। तो ये है उसका पार्ट 2। तो इससे जो पहले का पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाकर एक बार देख लो। तो यह है इसका पार्ट 2 और इसका जो लास्ट पार्ट है वो आएगा कल, आएगा जो है पार्ट 3। तो इन टोटल 3 पार्ट्स के अंदर मैंने बिजनेस चैप्टर मतलब कंप्लीट आपके बिजनेस स्टडीज की जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालकर एक तरीके से केस स्टडीज के वो सारे इन वीडियो लेक्चर के अंदर क्या कर दिए, कवर कर दिए। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 30-40 के करीब केस स्टडीज देखी थी और अब हम करेंगे पार्ट 2 और फिर कल करेंगे पार्ट 3। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेक भी कर सकते हो और प्लेलिस्ट में भी उसका आपको इस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी सीरीज नाम से आपको मिल जाएगी, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहली केस स्टडी हमारे पास क्या है कि इशिता वर्क एज अ कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर इन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। कि जो इशिता है वो क्या काम करती है, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजर का काम करती है, ठीक है ना। तो शी हैड मेड एन ओवरऑल ऑफिशियल इंचार्ज, तो उसको एक ऑफिशियल इंचार्ज बना दिया गया फॉर पेंटिंग एग्जीबिशन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ द कंपनी, की पेंटिंग कंपटीशन के लिए। फॉर इंश्योरिंग दैट, इस चीज को इंश्योर करने के लिए द एग्जीबिशन टेक्स प्लेस सक्सेसफुली, शी आइडेंटिफाई द वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व। उसने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी एक्टिविटी इस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिक्वायर्ड होगी और डिवाइड द होल वर्क इनटू वेरियस टास्क ग्रुप लाइक मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, यानी और सारे काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। In order to facilitate coordination within and among committee, she appoint supervisor each group। तो हर क्या कर दिया, एक सुपरवाइजर तैयार कर दिया और each member in the group is asked to report to their respective supervisor of each group। यानी कि सब मेंबर को क्या बोल दिया, उनको बता दिया कि कौन किसको जवाब दे है, कौन किसके साथ क्या करेगा, बातचीत करेगा। Each member in the group is asked to report to their respective supervisor। तो सबको पता है कि कौन किसके लिए अथॉरिटी है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सुपरवाइजर को क्या बोला कि किसके हिसाब से वो काम करे, इशिता के ऑर्डर से काम करे। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड बाय इशिता। मतलब किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, ऑर्गेनाइजिंग की। इशिता क्या कर रही है, सब कुछ ऑर्गेनाइज ही कर रही है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट रही है, फिर उसके हिसाब से उनको काम दे रही है, रिपोर्टिंग रिलेशन सेटअप कर रही है। तो क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया सारे उस काम को कि कैसे वो वर्क को अचीव किया जाए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा कि डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो स्टेप्स की बात की गई है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व थे। मतलब उन्होंने क्या पूछा कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स पूछे कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कहां से शुरू होती है, कैसे नहीं होती। देखो तो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखो जैसे यहां पर हमारे पास क्या पॉइंट आया कि शी आइडेंटिफाई द वेरियस एक्टिविटी, तो आइडेंटिफाई किया और काम को क्या कर दिया, डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया, ठीक है ना। और सभी को कोऑर्डिनेट करने के, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा, उसके बाद उन्होंने डिफरेंट कमेटीज में बांट दिया, मतलब एक स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा फॉलो किया ऑर्गेनाइजेशन का, आइडेंटिफाई किया और डिवीजन ऑफ वर्क किया। अच्छा, उसके बाद क्या किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिफरेंट कमेटीज बना दी गई, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया, यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार की गई, फंक्शनल स्ट्रक्चर की काम के हिसाब से सारी कमेटीज बना दी गई। अच्छा, उसके बाद क्या गया, सबको ईच सुपरवाइजर को हमने बता दिया कि क्या किसका काम है, मतलब सबको पूरा प्रॉपरली काम समझा दिया गया, यानी कि क्या कर दिया गया, ड्यूटी असाइन कर दी गई, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, उसके बाद क्या कर दिया गया कि हर मेंबर को यह भी बता दिया गया कौन किसको रिपोर्ट करेगा और सारे इशिता को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि इस्टेब्लिश कर दिया क्या, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टेप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। तो किस फंक्शन की बात करी थी हमने, ऑर्गेनाइजिंग की बात करी थी इसके अंदर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ज़ेमन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेस्ड इन पुणे। On the one hand, it deals in an item like books, musical instruments, and on the other hand, it deals in a laptop and mobile phone. The company had a functional structure with separate head for production, marketing and finance। मतलब क्या बोला उन्होंने कि Zeman Limited एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेस्ड कंपनी है, वो बुक्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी डील कर रही है और लैपटॉप और मोबाइल फोन में भी डील कर रही है। लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर कौन सी फॉलो कर रखी है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि काम के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट को बांट रखा है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस।
ऑल द फंक्शनल हेड वर लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्ट, बट एट द टाइम देयर एक्टिविटी क्या हो जाती है, ओवरलैप्ड हो जाती है, मतलब बार बार सेम या कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस लीड्स टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, होगा ही होगा, और इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। To facilitate specialization, the CEO of the company decide to group books, musical instrument under media and laptop and mobile phone under consumer electronic। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, काम को बांट दिया, मतलब पार्ट्स डिविजन्स कर दी काम की, कि मीडिया एंड लैपटॉप के अंदर ये लैपटॉप वाली चीजें आ रहेंगी और मोबाइल फोन है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाएंगे। While doing so, Ramit has performed a step, उसने एक स्टेप परफॉर्म किया इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो सबसे पहले तो किस फंक्शन की बात की गई है, क्या किया उन्होंने, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। और ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था 4 स्टेप थे हमारे पास। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये तो नहीं हो रखा। दूसरा क्या हुआ है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो इसमें क्या किया उन्होंने, बेसिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है, यानी कि काम को डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या कर दिया, डिवीजन के हिसाब से बांट दिया। तो दैट इज कौन से स्टेप के बारे में बात की गई है, डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में। इसके बाद वो क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को उनका काम समझाएंगे, यानी कि ड्यूटीज असाइन करेंगे, एंड देन एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप करेंगे कि कौन किसको जवाबदेह होगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी क्या है कि तनुश्री रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन शी मैन्युफैक्चर शूज, मतलब वो शूज बनाती है एक फैक्ट्री के अंदर। The business has been doing well and she intend to expand by diversify into leather bags as well as western formal wear। मतलब वो क्या चाहती है कि इसको बढ़ाना चाहती है, और क्या करना चाहती है वो, वेस्टर्न फॉरेन वेयर, फॉर्मल वेयर, ये सब कुछ करना चाहती है। देयर बाय मेकिंग हर कंपनी अ कंप्लीट प्रोवाइडर ऑफ कॉर्पोरेट वेयर्स, मतलब अपनी कंपनी को किस हिसाब से बनाना चाहती है वो, कॉर्पोरेट वेयर के हिसाब से बनाना। दिस विल इनेबल हर टू मार्केट हर बिजनेस यूनिट एज वन शॉप फॉर वर्किंग वुमेन, मतलब एक यूनिट बन जाए कि वर्किंग वुमेन के लिए सब कुछ वहीं से मिल जाए। मतलब वो क्या कर रही है, एक फैक्ट्री थी उसकी शूज की, लेकिन वो अब क्या करना चाहती है, लेदर बैग्स, फॉर्मल वियर, सब कुछ बनाना चाहती है। तो विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड फॉर द एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर बनाए, तो हमें पता है 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, एक तो होती है फंक्शनल, एक होती है डिविजनल। देखो फंक्शनल क्या होती है, जिसमें काम को किसके हिसाब से बांट देते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट ही रहते हैं उसमें। होता क्या है कि मान लो एक कंपनी है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या बनाया, उसको फंक्शन के हिसाब से बांट दिया। किसके हिसाब से बांट दिया हमने, उसको फंक्शन के हिसाब से बना दिया, यानी कि एक बना दिया हमने क्या, उसका प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। दूसरा कौन बना दिया, उसका सेल्स मैनेजर। थर्ड कौन बना दिया हमने, उसका परचेज मैनेजर, ठीक है ना। तो ये सारे मैनेजर्स, सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन, काम के हिसाब से। और अब प्रोडक्शन मैनेजर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शूज भी बना रहा है, बैग्स भी बना रहा है, फॉर्मल वेयर भी बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, काम ओवरलैप होगा, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो किस चीज को देखे, वो शूज के लिए रॉ मटेरियल खरीदे या फॉर्मल वेयर के लिए खरीदे। तो आप इस केस में किसको रेकमेंड करेंगे, इस केस में रेकमेंड करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर को। मतलब सबसे पहले काम को क्या कर दिया जाए, डिवीजन के हिसाब से बांट दिया जाए, यानी कि एक डिवीजन बना दी जाए किसकी, शूज की, दूसरी डिवीजन किसकी बना दी जाए, बैग्स की, और थर्ड किसकी बना दी जाए, फॉर्मल वेयर्स की। और फिर शूज के अंदर क्या किया जाए, डिपार्टमेंट बनाए जाए अलग अलग, कि फंक्शनल डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज, फिर इसमें भी परचेज, सेल्स, ये ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, काम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होगा, और एक शॉप, एक हर डिवीजन के अंदर उसको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर फंक्शनल बनाएंगे तो क्या ये काम अच्छे से चल पाएगा, नहीं, ओवरलैपिंग होगी, बिकॉज अब एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट। चलो तो इसमें किसको फॉलो किया गया, डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। चलो तो अगला देखते हैं हम। अगला हमारे पास क्या है कि द डायरेक्टर्स ऑफ गुंजन लिमिटेड, द डायरेक्टर ऑफ गुंजन लिमिटेड एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कलर टेलीविजन, ठीक है, हैव आस्क्ड देयर प्रोडक्शन मैनेजर टू अचीव अ टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 150 टेलीविजन पर डे। मतलब कितने का टारगेट दिया उन्होंने, 150 टेलीविजन पर डे का टारगेट दिया गया। किसने दिया, गुंजन लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर को दिया। The production manager has asked his foreman, आगे प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको बोल दिया, फॉरमैन को बोल दिया कि टू अचीव दिस टारगेट, बट ही डिड नॉट गिव द अथॉरिटी फॉर द रिक्वेजिशन ऑफ टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट। मतलब उसको टारगेट, फॉरमैन को ये तो बोल दिया कि आपको ये काम करना है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की उसको क्या दी गई, अथॉरिटी दी गई, नहीं दी गई। तो द फॉरमैन कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड टारगेट, ठीक है ना। कैन द डायरेक्टर ब्लेम द प्रोडक्शन मैनेजर, एंड कैन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ब्लेम हिज फोरमैन फॉर अचीविंग द टारगेट। देखो अब सिंपल सी बात है, जो हमारा डायरेक्टर था उसने वो काम किसको दिया था, उसने वो काम दिया था प्रोडक्शन मैनेजर को। आगे प्रोडक्शन मैनेजर ने उस काम को डेलीगेट कर दिया, किसको, अपने फोरमैन को कर दिया। लेकिन जो अथॉरिटी थी, जो अकाउंटेबिलिटी थी, वो किसकी थी,
वो अकाउंटेबिलिटी तो प्रोडक्शन मैनेजर की होगी ना, बिकॉज डायरेक्टर ने तो प्रोडक्शन मैनेजर को काम दिया। तो अकाउंटेबिलिटी क्या ट्रांसफर होती है? नहीं, सिर्फ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो क्या डायरेक्टर ब्लेम करेगा? यस। क्यों ब्लेम करेगा? बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। किस प्रिंसिपल की वजह से? एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही तो रहेगी ही रहेगी। और क्या प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम करेगा फॉरमैन को? नहीं। प्रोडक्शन मैनेजर क्यों नहीं ब्लेम कर सकता? क्योंकि अथॉरिटी तो दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। तो किस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं? ये सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। कौन सा प्रिंसिपल? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूल का प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल को इन्होंने क्या किया? लैक किया इस क्वेश्चन के। तो अब हाँ, डायरेक्टर ब्लेम कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसने अथॉरिटी तो दी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं थी। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला हमारे पास क्या है? क्या ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चर यूनिट एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज लोकेटेड इन फरीदाबाद। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फरीदाबाद के अंदर है और रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली के अंदर। कंपनी क्या करती है? अलग अलग टाइप के ट्रक्स बनाती है। तो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड इट अडॉप्ट टू अचीव इट्स टारगेट? देखो, कंपनी ट्रक की है और ट्रक ही बना रही है, चाहे उसमें टाइप्स अलग है लेकिन बना तो ट्रक ही रही है ना, प्रोडक्ट तो एक ही है ना। तो इसमें क्या चलेगा हमारे पास? इसमें चलेगी हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सुधीर इज वर्किंग एज अ परचेज मैनेजर इन अ पावर सेक्टर कंपनी। सुधीर जो है वो परचेज मैनेजर के रूप में काम कर रहा है पावर सेक्टर कंपनी के अंदर। ऑल हिज सबऑर्डिनेट होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल मैनेजरियल स्किल्स। मतलब उसके जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो बहुत एक्सेप्शनल है, जिसलिए सभी उसकी क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन वन हैंड एज द मैनेजर ही इज टफ टास्क मास्टर, मतलब एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा क्या है? टफ है। एंड एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। और ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ, ही मेक्स कॉन्शियस एफर्ट टू डेवलप रैपिड विद हिज सबऑर्डिनेट बाय इंटरेक्टिंग फ्रीली। मतलब एक तरफ तो वो पूरा टफ है, काम के टाइम पे वो टफ है, लेकिन वो अपना एफर्ट्स भी करता रहता है ताकि अपने सबऑर्डिनेट के साथ फ्रीली इंटरेक्ट कर सके। कब? ड्यूरिंग लंच ब्रेक, मतलब काम के अलावा, इन कैफेटेरिया। Many a time this chit chat help him to get insight into view and opinion of his team, मतलब उसको फायदा भी मिलता है, ठीक है ना, about their policies of the organization and identify and explain the two type of organization। देखो इसमें किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉलो करेगी? इसमें हमने फॉर्मल भी करी है और सुधीर ने इनफॉर्मल भी करी है। तो फॉर्मल कैसे करी? जब वो एक टफ मास्टर है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। और इनफॉर्मल कब करी? जब वो लंच ब्रेक के टाइम पे उनके साथ इंटरेक्ट करता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करता। तो दोनों के क्या है? अपने फायदे अपने नुकसान। फॉर्मल में काम जल्दी होगा लेकिन इनफॉर्मल में फीडबैक अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। सबके अपने बेनिफिट है, अपने नुकसान है। तो इस केस स्टडी में उसने दोनों के बारे में क्या करी है? बात करी है। चलो अब हमारे पास क्या है? अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग मशीन, देयर इज वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ जॉब विद अ क्लियर एंड डेफिनेट अथॉरिटी। मतलब एक अच्छा खासा सिस्टम है जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर डिसाइड कर रखी। बट पीपल आर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल डिफाइंड रोल। मतलब जितना काम करना है ऑफिस के अंदर किया जाए और अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम किया जाए, उसके हिसाब से और कुछ भी ना किया जाए। द कंपनी इज नॉट एबल टू अडॉप्ट द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। The workforce is also not motivated due to lack of social interaction। मतलब वर्कफोर्स भी देखो सोशल इंटरेक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी, आपको सिर्फ अपना काम से मतलब रखना है, तो एक टाइम तो बोर हो जाओगे। कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीजरल डिले, मतलब डिले हो रहा था काम, और इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव टैलेंट। मतलब जो क्रिएटिव टैलेंट था उसकी किसी प्रकार की कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि ये टैलेंट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोल दिया कि ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की सुननी नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। तो किससे इस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हो? देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी है, तो अगर आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना डिले, ये कब कैसे हो जा सकती है? इनफॉर्मल। जब आप उनसे इनफॉर्मली जाकर बात करिए, उनके साथ एक रिलेशन बनाया जाए, सोशल इंटरेक्शन की जाए, किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा, ताकि उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम पता कर चल सके और फिर उसके हिसाब से उनको मोटिवेट करके काम करवाया जा सके। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस स्टडी के हिसाब से। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि रमन मेहता स्टार्टेड a company for providing cyber security solution to his businesses। ठीक है ना। तो रमन मेहता ने एक कंपनी आई नाम से स्टार्ट करी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन देने के लिए, और इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डाटा। ठीक है ना। तो रमन वाज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर
and an expert in cybersecurity. His reputation grew by leaps and bounds, as he was not only a person integrity but also did his work with utmost honesty. मतलब वो एक उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़ रही थी मार्केट के अंदर और बहुत अच्छे से वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा था. The business started growing day by day. He was delegated when he was offered a big project by the Ministry of Education. मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ, डिलाइटेड हुआ. While working on the project, he found that volume of the work made it impractical for him to handle all the work by himself. मतलब जब उसने प्रोजेक्ट को देखा तो उसने क्या देखा कि काम इतना ज्यादा है कि वो अकेला इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता. तो उसने क्या बोला, उसने अपनी टीम को एक्सपेंड किया जाए. The company maintained a close liaison with a local engineer college. During a campus placement, Pulkit and Khushi were अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. मतलब कैंपस प्लेसमेंट से उन्होंने बच्चे उठाए और उनको एक नए काम के ऊपर अपॉइंट कर दिया. ही फाउंड दैट न्यू एम्प्लॉय कैपेबल, enthusiastic and trustworthy. Raman Mehta was thus able to focus on objective, and with the help of Pulkit and Khushi, the project was completed on time. Not only Raman Mehta was also able to extend the area of operation. Pulkit and Khushi will also get the opportunity to develop an exercise initiative. Identify and ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज ऑफ. भाई रमन, देखो क्या किया उसने. रमन मेहता के एक अच्छा व्यक्ति था, वो एक अच्छे तरीके से वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट मिला उसके अंदर उसको लगा कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इस काम का, तो उसको एक टीम बनानी थी जिसको वो अपना ये काम कुछ समय के लिए दे सके ताकि वो किसी और चीज के ऊपर फोकस कर सके. तो बेसिकली इस केस के अंदर उसने क्या किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अपनी अथॉरिटी को किसको डेलीगेट कर दिया, आगे अपने सुबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दिया, जिससे सुबॉर्डिनेट्स का भी फायदा हुआ और इसको भी दूसरे काम पे काम करने का क्या मिला, फोकस मिला. चलो, तो इस केस स्टडी के हिसाब से क्या काम किया है, किस कॉन्सेप्ट को यूज किया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब अपने काम को कुछ समय के लिए ट्रांसफर कर दिया, किसको, अपने सुबॉर्डिनेट्स. चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी डोनारिया लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर इकोनॉमिकल मोबाइल. मतलब सस्ते फोन बनाने के लिए इंडियन रूरल मार्केट विद 15 एम्प्लॉय, 15 एम्प्लॉइज के साथ उसने एक डोनारिया लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू कर दी. कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी अपने कुछ सालों के अंदर. एज द प्रोडक्ट वाज गुड एंड मार्केटेड वेल, डिमांड ऑफ इट प्रोडक्ट वेंट अप. मतलब डिमांड बढ़ रही थी लगातार. To increase production, the company decided to recruit additional employees. मतलब प्रोडक्शन बनाने के लिए और लोग लगाने की सोचा उन्होंने. समीर गुप्ता, who was earlier taking all the decisions for the company, had to selectively disperse the authority. मतलब उसने selectively अपनी authority को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. He believed that subordinates area are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their risk. मतलब उसके हिसाब से जो उसके subordinate हैं वो competent है, capable है, जो इस authority को उठा सकते हैं. जिसकी वजह से उसको क्या हुआ, कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं इंक्रीज करी, लेकिन उसका प्रोडक्ट रेंज भी क्या हो गया, बढ़ गया. तो देखो इसके अंदर किसकी बात की गई है, इसके अंदर क्या डेलीगेशन की बात की गई है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है. इसमें बात की गई है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि समीर गुप्ता ने क्या कर दिया, सारे डिसीजंस को ट्रांसफर कर दिया कि अब कुछ कुछ लेवल के ऊपर डिसीजंस ट्रांसफर कर दिए. देखो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने काम को अपने सुबॉर्डिनेट को देते हो कुछ समय के लिए, बस आगे सबॉर्डिनेट नहीं उस काम को देता, सिर्फ आप, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड था. लेकिन इस केस के अंदर उसने क्या किया, एक सिस्टम फॉलो कर लिया, सारे डिसीजन अपने हाथ में ना रखकर, सेंट्रलाइज ना रखकर डिसेंट्रलाइज कर दिया. यानी कि कुछ डिसीजन अपने सबॉर्डिनेट को दे दिए, मतलब प्रॉपर एक चेन बना दी. ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक व्यक्ति को दिया, प्रॉपर एक चेन सिस्टम बना दिया. तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेलीगेशन. मतलब जब आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते रहते हो थोड़ी थोड़ी जगह पर, उनको सबको मिलाकर क्या बनता है, डिसेंट्रलाइजेशन बनता है हमारे. चलो, तो अगला केस स्टडी देखते हैं. एट अल्फा लिमिटेड ऑल एक्सपेंसेस बिल्स ऑफ एम्प्लॉइज आर प्रोसेस्ड बाय जनरल मैनेजर हिमसेल्फ. मतलब सारे खर्चे कौन देखता है, जनरल मैनेजर खुद देखता है. ही फील क्वाइट ओवरबर्डन. ही डिसाइड टू डेलीगेट दिस वर्क टू डेप्यूटी जनरल मैनेजर. But after some time, the deputy general manager also dispersed the authority to various levels throughout the organization. Now all the bill for traveling are processed through respective department supervisor. Name the concept of management highlighted in the above case before and after delegation of authority. देखो delegation of authority मतलब authority transfer करने से पहले जो जनरल मैनेजर था वो सारे डिसीजन खुद ले रहा था, तो मतलब वो क्या था, सेंट्रलाइज सिस्टम फॉलो कर रहा था. लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया, आगे एक सिस्टम बना दिया कि अथॉरिटी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के थ्रू पास होकर चली गई. तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब अब सारा डिसीजन मेकिंग एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में पहुंच चुकी है. तो ये हमारी वीडियो क्या है कि एमओटी लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी एंड मेनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन दिस कंपनी.
द एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश है उनके एम्प्लॉय, एंड दे डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टेक्ट में आए. आशीष सेड दैट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट क्वालिटी मैनेजर मिस्टर शर्मा, मतलब उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका एक दोस्त था क्वालिटी मैनेजर मिस्टर शर्मा. और अमन ने क्या बोला कि ही डायरेक्टली कॉल्ड फ्रॉम IIM अहमदाबाद, फ्रॉम वेयर ही वाज अबाउट टू कंप्लीट हिज MBA. द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही है, तो देखो लोगों को रिक्रूट करने के बारे में बात की जा रही है, तो यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है इसके अंदर, स्टाफिंग. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब स्टाफिंग के बारे में बात की जा रही है. चलो तो अगली केस स्टडी देखते हैं. आगे हमारे पास क्या है, देखो साहिल the director of garment company is planning to manufacture bag for the utilization of waste material of one of his garment. He decided that his manufacturing unit will be get up in rural area. मतलब उसने क्या डिसाइड किया कि रूरल एरिया ऑफ ओडिशा के अंदर हम लगाएंगे where people have very less job opportunity. मतलब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, कम है, एंड लेबर इज अवेलेबल एट वेरी लो रेट, मतलब सस्ते रेट पे भी लेबर अवेलेबल हो जाएगी. ही ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मैन एंड वुमेन. फॉर दिस ही सिलेक्टेड, मतलब इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, चटर्जी, इंद्रजीत कौर, असलम, सरबजीत एज हेड ऑफ द सेल्स अकाउंट परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स that Sahil has to follow in the staffing process. देखो अगले 2 स्टेप कौन से होंगे प्रोसेस के अंदर. देखो स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि स्टाफिंग एक पूरा क्या है, प्रोसेस है जिसमें आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट से लेकर कैसे उसको सिलेक्ट करना है, पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़े. तो देखो सबसे पहले आपको क्या होता है, एस्टिमेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट. सबसे पहले आप क्या करते हो, मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हो. उसके बाद एनालिसिस करते हो कि कितने लोगों की आपको रिक्वायरमेंट थी, तो एनालिसिस की गई. अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, रिक्रूटमेंट की, मतलब लोगों को बहुत सारे बुलाया और अब सिलेक्शन तक हो गया. तो यानी कि क्या कर लिया आपने, सिलेक्शन तक कर लिया, कि सिलेक्शन तक आपने हो गया कि किसको, चटर्जी, इंद्रजीत कौर, असलम और सरबजीत को आपने सिलेक्ट कर लिया. इसके बाद अगले 2 स्टेप्स क्या होंगे, आगे आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब उनको उनकी जॉब के ऊपर प्लेस किया जाएगा और ओरिएंटेशन फैमिलियर करवाया जाएगा. किसके साथ फैमिलियर करवाया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं ना, उनको बताया जाएगा कि दीज आर न्यू हेड्स ऑफ द सेल परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अच्छा उसके बाद अगला स्टेप क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. उनको उनके काम की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी ओवरऑल स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी. तो किन स्टेप्स के बारे में बात की गई है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और इससे पहले कौन से हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एनालिसिस, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. तो ये चारों हो चुके हैं और अगले 2 ये करने हैं. चलो तो नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास क्या है कि भगवती इंटरप्राइज इज अ कंपनी इंगेज्ड इन द मार्केटिंग ऑफ एयर कंडीशनर की मार्केटिंग करती है, ठीक है ना. और द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसके 4 मेन फंक्शंस हैं. परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड स्टाफिंग डिपार्टमेंट. As the demand for the product grew, company decided to recruit more people. यानी कि डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से कंपनी ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, और लोगों को रिक्वायर्ड करेंगे. तो आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच विल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फाइंड आउट द नंबर एंड कितने लोग चाहिए और किस टाइप के पर्सन अवेलेबल हैं, सो दैट कंपनी को डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट. तो आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. ध्यान से देखना, इस केस के अंदर पूछा क्या है, इस केस स्टडी से कुछ नहीं पूछा उन्होंने ये पूछा है कि किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, वो कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करो विच विल हेल्प द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि HR मैनेजर जो लोगों को सिलेक्ट करता है, टू फाइंड आउट द नंबर, कितने लोग एंड कितने टाइप ऑफ पर्सन आर अवेलेबल, सो दैट ही कुड डिसाइड एंड रिक्रूट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच डिपार्टमेंट. यानी कि वो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वर्क फोर्स एनालिसिस. यानी कि किसको एनालिसिस करना है, उनको वर्क फोर्स को एनालिसिस करना है कि भाई किस किस हिसाब से किस किस टाइप के लोग हमें चाहिए, किस टाइप की वर्क फोर्स हमें चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, आगे लोगों को रिक्रूट करेंगे. तो इसके अंदर क्या किया गया है, देखो वर्कलोड का मतलब क्या होता है, वर्कलोड वो ये चेक करते हैं कि उनके पास एक्चुअल में कितने एम्प्लॉइज काम, मतलब कितना वर्कलोड है उनके पास और उसी हिसाब से कितने एम्प्लॉइज उनके पास काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे. तो दैट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस, जिसमें हम देखते हैं कि क्या कंपनी ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन है.
ओवरबर्डन मतलब क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस मतलब क्या होता, तो वो ये बोलते कि बताओ कंपनी के पास जो एक्चुअली कंपनी को 1000 लोगों की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट है लेकिन 1800 लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या है, ओवरबर्डन है। या कंपनी को 2000 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 1500 लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या है, अंडर बर्डन है, तो 500 लोगों की और जरूरत है। उसके बाद क्या जाएगा, वर्क फोर्स एनालिसिस, मतलब किस तरीके के लोग क्योंकि जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, वर्क फोर्स एनालिसिस कि किस किस टाइप के लोग हैं, किस किस टाइप के लोगों की जरूरत है, तो ये क्या किया जाएगा, ये बेसिकली किया जाएगा वर्क फोर्स एनालिसिस। तो किस कॉन्सेप्ट की बात की गई है, वर्क फोर्स एनालिसिस की बात की गई है। चलो, तो अगला हमारे पास क्या है कि एस्ट्रा बिल्डर हैज टू डिलीवर द फ्लैट्स टू इट्स बायर ऑन टाइम, कि एस्ट्रा बिल्डर को जो फ्लैट्स हैं वो डिलीवर करने अपने बायर को ऑन टाइम के ऊपर। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से देयर इज अ सडन रश ऑफ वर्क, मतलब अचानक से काम क्या हो गया, बढ़ गया। देयरफॉर कंपनी नीड्स टू अरेंज वर्कर्स एट द साइट एट वेरी शॉर्ट नोटिस। द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच मे यूज्ड बाय द कंपनी, देखो तो कंपनी क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं, इतना टाइम ही नहीं है, एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन, इतना भी टाइम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगी, वो तो गवर्नमेंट शायद हो सकते हैं, शायद उनमें ना मिले, तो कंपनी क्या करेगी, डायरेक्ट रिक्रूट करेगी कि भाई जो भी आता है आए आए और फटाफट कंपनी का क्या करे, एक काम करे, बिकॉज शॉर्ट नोटिस के ऊपर है, कंपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी। या इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर हमें एक और ऑप्शन दिया होता, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करेगी, उससे डायरेक्ट लोगों को मिलवा लेगी। लेकिन अब हमने देखना है कि हमें आंसर क्या दिए हुए हैं, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट करेगी क्योंकि शॉर्ट नोटिस के ऊपर और कोई तो मिलेगा नहीं। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर इट रिटेल आउटलेट, रिलायंस फ्रेश कंडक्टेड अ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम एट राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चलाया। कंसीडर द वास्ट नंबर ऑफ जॉब सीकर्स, ग्रुप डिस्कशन वर कंडक्टेड एंड द कैंडिडेट हु वर सिलेक्टेड हैड टू फेस द इंटरव्यू, देन दे वर ऑफर्ड जॉब। इफ दे पास सच इंटरव्यू, सच प्रोग्राम आर ऑफ्टन नोन एज, मतलब ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, देखो एडवर्टीजमेंट दी गई नहीं, ये क्या किया गया, कैंपस रिक्रूटमेंट, 2 बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं, कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं है, नहीं डायरेक्ट गए उठाया नहीं, कैंपस रिक्रूटमेंट करी, पहले गए उनसे बातचीत करी, उनका इंटरव्यू लिया, फिर उनके कैंपस के अंदर गए, वहीं से उनको प्लेसमेंट कर दी गई, तो दैट इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सृजा रन एन एनजीओ अंडर द नेम ऑफ सार्थक इन दिल्ली। सीधा क्या कर रही है, एनजीओ को रन कर रही है सार्थक दिल्ली के नाम से। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज इंगेज्ड इन वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विस टू ऑल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, मतलब क्या करती है वो, वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विस प्रोवाइड है पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर कस्टम मेड पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ रिसाइकल पेपर, मतलब रिसाइकल पेपर से भी कागज बनाते हैं वो, और इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशन को बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर वो क्या करते हैं, देते हैं। और उनकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट ऑफ सार्थक प्रोवाइडर अ लिंक टू कैरियर साइट, मतलब सार्थक नाम की एक वेबसाइट है जहां पर एक लिंक है जिसका नाम क्या है, करियर, विच इज द पीपल डिजायर ऑफ ज्वाइनिंग द एनजीओ, मतलब जो लोग उस एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं वो सिंपली जाकर सर्च करें और फाइंड आउट द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ठीक है, और एनजीओ ऑल्सो कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट इन इट्स ऑफिस सो दैट जॉब सीकर में बी नोटिस्ड of future opportunity when they arise। तो उन्होंने क्या बोला कि in the context of the above case study, identify the 2 source of external recruitment being used by the सार्थक by quoting the line, मतलब 2 सोर्स रिक्रूटमेंट के बात की गई है, उसमें आपको कोट करना बताना है। तो देखो सबसे पहला तो सोर्स क्या होगा कि उनकी वेबसाइट है, क्या है, उनकी एक वेबसाइट है सार्थक लिमिटेड के नाम से, जहां पर वो जाकर लोगों को क्या बोलते हैं, चुन लेते हैं, तो इट इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो ये कौन सा सोर्स हो गया, ये इंटरनेट वाला सोर्स हो गया विच इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो एक तो उनके पास कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, वेब पब्लिशिंग। दूसरा उनके पास है डाटाबेस भी है, डाटाबेस में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो उनके पास पड़ी है। ठीक है ना, तो अब इस ये बेसिकली कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गए कैजुअल कॉलर्स। क्या हो गए, कैजुअल कॉलर्स। क्यों कैजुअल कॉलर हो गए, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सारा डाटाबेस पड़ा है जिसके अंदर उनके पास इतनी एप्लीकेशन पड़ी है, जब भी जरूरत होगी वो उनसे कॉल करके बुला लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर कौन होते हैं, जब आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ रखी होती है, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप उनको बुला लेते हो। और दूसरा इसमें क्या है, वेब पब्लिशिंग। क्या है, वेब पब्लिशिंग। तो 2 लाइनें हमने देखी पढ़ी, उनको कोट करके हमने कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फाइंड आउट किए, एक तो वेब पब्लिशिंग, दूसरा कैजुअल कॉलर। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ताज होटल एंड रिसोर्ट पैलेसेस इज ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल केस स्टडी।
in which the spirit, loyalty and resilience of the employee during the 26/11 terror attack has been recognized as an exemplary display of leadership. मतलब जो ताज होटल्स है ना, उन्होंने क्या देखा कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी के उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं वहां के, उनकी लॉयलिटी स्पिरिट जो थी वो 26/11 अटैक के टाइम पे उन्होंने एक एग्जाम्पली डिस्प्ले किया लीडरशिप को। उन्होंने एक ऐसा केस स्टडी वहां पर जाके देखा। इट वॉज फाउंड दैट टाटा ग्रुप गिव मोर वेटेज टू द वैल्यू सिस्टम ऑफ द कैंडिडेट। मतलब टाटा जो मोटर्स है, टाटा ग्रुप है, वो किसको ज्यादा वेटेज दे रहा है, किस इंप्लॉय को सिलेक्ट करने के टाइम पे वेटेज दे रहा है, जिसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब जिसकी एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो किस टाइप के सिलेक्शन टेस्ट टाटा ग्रुप फोकस करता है, वो किसको करता है? देखो, इंटरेस्ट भी नहीं देखा जाता कि उनका क्या इंटरेस्ट है, क्या है। ट्रेड मतलब क्या होता है? नॉलेज चेक करना कि उनको एग्जिस्टिंग बिजनेस में किस चीज की नॉलेज है। कोई साइकोलॉजी भी नहीं देखी जा रही कि वो मतलब उनका आईक्यू लेवल क्या है, क्या नहीं है। लेकिन उनकी क्या चेक की जा रही है? पर्सनैलिटी, कि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, कि अगर कल को ऐसा कोई अटैक होता है तो उस टाइम पे वो किस तरीके की लीडरशिप को फॉलो करेंगे। टाटा ग्रुप ये चीज क्या कर रहा है? इस चीज के ज्यादा वेटेज दे रहा है, मतलब इस टाइप का टेस्ट वो प्रेफर कर रहा है। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मिस्टर राम, एचआर मैनेजर ऑफ श्री केशव लिमिटेड, टेक टेस्ट ऑफ न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय फॉर अकाउंट्स वैकेंसी about their professional knowledge. So give him various kind of question to know their position. So which kind of test he taking? देखो, मिस्टर राम एक एचआर मैनेजर है श्री केशव लिमिटेड कंपनी का, और वो अपने न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज को क्या कर रहा है? अकाउंट वैकेंसी के लिए जो उन्होंने एम्प्लॉइज बुलाए हुए हैं, उनकी प्रोफेशनल नॉलेज को चेक कर रहे हैं, जिससे तो इसलिए उनको उसी हिसाब से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ताकि उसकी वो पोजीशन चेक कर सके कि उसको क्या नॉलेज है कि नहीं है। तो किस टेस्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं? देखो, इंटरेस्ट टेस्ट तो मतलब क्या होता है? ये चेक करने के लिए होता है कि वो आप देख सको कि उसका फ्यूचर में उस काम करने में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं की। देखो, पर्सनैलिटी के बारे में भी बात नहीं करेगी कि व्यक्ति कैसा है, कैसी उसकी सोच है, क्या उसकी वैल्यूज है, क्या उसके बिलीफ है। कोई उसका आईक्यू नहीं टेस्ट किया गया। ये हमने क्या किया गया? ट्रेड टेस्ट, उसकी नॉलेज चेक की गई उसके पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर। तो व्हाट इज ट्रेड टेस्ट? ट्रेड टेस्ट होता है कि जब हम उस व्यक्ति की नॉलेज चेक करते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर उसकी क्या नॉलेज है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वंदना पब्लिक स्कूल हैड अ वैकेंसी ऑफ मैथ टीचर। दे वर लुकिंग फॉर अ स्मार्ट एंड रिलेटिव टीचर हैविंग अ ड्राइव फॉर एक्सीलेंस। मतलब एक अच्छे टीचर की वो तलाश के अंदर। एन एडवर्टाइजमेंट वाज गिवन इन ऑल लीडिंग डेली न्यूज। सिंस द रिस्पॉन्स वाज ह्यूज, द स्कूल एग्जामिन्ड ऑल द एप्लीकेशन, रिजेक्टेड द कैंडिडेट हु डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ठीक है ना? देयर आफ्टर अ टेस्ट वाज कंडक्टेड, उसके बाद एक टेस्ट किया गया ताकि उनकी एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर किया जाए। आफ्टर दैट इट फॉलोड अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड पैनल ऑफ द मैथ एक्सपर्ट्स। तो बताओ, एक्सप्लेन द स्टेप्स हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द वंदना पब्लिक स्कूल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। देखो, सबसे पहले तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अभी बात चल रही है हमारी किस कॉन्सेप्ट की बात चल रही है? चल रही है बात सिलेक्शन की। स्टाफिंग की नहीं बात चल रही, किसकी चल रही है? सिलेक्शन की। और सिलेक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए गए? देखो, सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो एक मैथ टीचर को, तो सिलेक्शन के अंदर उन्होंने कौन सा स्टेप फॉलो किया? देखो, रिक्रूटमेंट हो चुकी है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट उनके पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहला स्टेप कौन सा होता था? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर उन्होंने क्या किया? जिनकी सबसे पहले उन्होंने फॉर्म्स देखे और वो कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं थी। अच्छा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया? बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, तो उन्होंने कौन सा टेस्ट लिया? ध्यान से देखो, उन्होंने एग्जिस्टिंग स्किल्स कैंडिडेट की चेक करने के लिए टेस्ट लिया। मतलब क्या लिया? ट्रेड टेस्ट लिया गया। कौन सा? ट्रेड टेस्ट, की उनको काम के बारे में कितनी नॉलेज है। अच्छा, आफ्टर दैट उसके साथ इन डेप्थ जिसको चुना ना, उसके साथ इन डेप्थ कन्वर्सेशन भी किया गया। किसके द्वारा? प्रिंसिपल ऑफ स्कूल के द्वारा। यानी कि क्या किया गया? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी लिए गए। तो इसके बाद क्या करेंगे? इंटरव्यू लेने के बाद रिकमेंडेशन देखेंगे, कोई पुराने एम्प्लॉय को वो जानता नहीं जाता, फिर उसको सिलेक्ट करके जॉब ऑफर कर दिया। तो ये तीन जो थे हमारे पास स्टेप्स फॉलो किए गए किसके अंदर? सिलेक्टिंग के अंदर। गिव द नेम एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ द टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड बाय द स्कूल। तो किस स्कूल को किस टेस्ट को कंडक्ट किया है? ट्रेड टेस्ट को किया गया। ठीक है ना? तो ये क्यों किया जाता था? बिकॉज एग्जिस्टिंग स्किल को जानने के लिए किया। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रमेश इज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हर्ष, अ कारपेंटर, फॉर द लास्ट 3 years टू लर्न द डिफरेंट स्किल्स ऑफ दिस जॉब। किस मेथड के बारे में बात की जाए? ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर हमें क्या होता है? जॉब पर रहते हुए काम सिखाया जाता है। और ऑफ द जॉब मतलब आप जॉब के ऊपर नहीं होते, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और चीजें सेमिनार वगैरह करके आपको उस चीज की नॉलेज दी जाती है। तो इसके अंदर देखो क्या किया जा रहा है।
जो रमेश है वो हर्ष की गाइडेंस के अंदर काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर है पिछले 3 साल से, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना। काम कैसे कर रहे हैं वो, हर्ष की गाइडेंस से काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसमें एक मास्टर कौन है, मास्टर है हर्ष, और वो कौन है, रमेश है जो सीख रहा है। तो ये बेसिकली किसकी बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और किसकी, एप्रिशिएंटिंग ट्रेनिंग की। किसकी, एप्रिशिएंटिंग ट्रेनिंग, मतलब वो ट्रेनिंग जिसके अंदर एक मास्टर होता है और उसके कुछ वर्कर्स होते हैं जो उसको वो काम सिखाते हैं। उसके बाद क्या होगा, रमेश खुद आगे से क्या बन जाएगा, खुद मास्टर बन जाएगा, फिर वो और लोगों को सिखाएगा। लेकिन अभी बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एप्रिशिएंटिंग ट्रेनिंग, जिसमें एक मास्टर अपने वर्कर को काम सिखा रहा है ऑन द जॉब पे रहते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वर्कर ऑफ गार्गिया लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन अ न्यू कंप्यूटराइज्ड मशीन इंपोर्टेड बाय द कंपनी। मतलब एक नई मशीन, कंप्यूटराइज्ड इंपोर्टेड मशीन कंपनी ने इंपोर्ट की है, लेकिन वो जो वर्कर है वो उनके काम नहीं कर पा रहे बिकॉज डिमांड इंक्रीज कर रही है। वर्कर आर सीकिंग एक्स्ट्रा गाइडेंस, वर्कर को क्या चाहिए, उनके सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, और द सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन विद द फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ वर्कर, वो भी परेशान हो चुकी हैं। सुजेस्ट हाउ द सुपरवाइजर इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर। देखो क्या करेंगे, वो क्या देंगे उनको, वो देंगे उनको ट्रेनिंग देंगे। और किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। अब ध्यान से देखो, ऑन द जॉब तो ट्रेनिंग देना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उनको तो अभी तक काम करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि नई मशीन है, इंपोर्टेड मशीन है, खराब भी हो सकती है। तो इसके अंदर कौन सी जॉब द ट्रेनिंग की जाएगी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो सुपरवाइजर है कोई, वो कोई मास्टर नहीं है जो उसको साथ के साथ काम सिखाएगा, बिकॉज सुपरवाइजर सिर्फ देखने वाला होता है, वो काम करने वाला नहीं होता। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, हमें लगेगा शायद ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसमें भी एप्रिशिएंटिंग ट्रेनिंग है, लेकिन एप्रिशिएंटिंग ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एक मास्टर होता है जो खुद उस काम को कर रहा होता है और फिर वो अपने वर्कर्स को सिखाता है। लेकिन इसमें वो मास्टर तो है ही नहीं, इसमें तो सुपरवाइजर है। और सुपरवाइजर क्या खुद काम करेगा, नहीं, वो तो सबको सुपरवाइजर करता है, सिर्फ बताता है कि आप ये काम कर लो। लेकिन जब एप्रिशिएंटिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो मास्टर होता है वो खुद काम कर रहा होता है और वर्कर्स सिर्फ खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। लेकिन जो इसके अंदर सुपरवाइजर क्या करते हैं, सुपरवाइजर खुद देख रहा होता है और वर्कर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब वर्करों को पता ही नहीं है, तो वर्करों को सबसे पहले क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है ना। और कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि नई मशीन है, अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी शायद मशीन खराब हो सकती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में भी क्या किया जाना चाहिए, वेस्टिब्यूल स्कूल्स, मतलब एक तरीके से एक नकली स्कूल बनाकर, एक नकली ऐसी मशीन तैयार कर उस पर कैसे काम किया जाना चाहिए उन वर्करों को समझाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर उनको उस मेन जॉब पोजीशन के ऊपर लगाना चाहिए। तो दैट इज द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास केस स्टडी क्या है कि सूरज वर्क एज मैनेजर इन इग्नाइट लिमिटेड, ही हैज बीन गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। उसको क्या अवार्ड दिया गया, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया गया। द रीजन फॉर सच अवार्ड इज दैट ही हैज बीन एबल टू इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, मतलब उसका कारण क्या था उसको अवार्ड देने का, कि उसने सारे ग्रुप के एफर्ट को इकट्ठा किया, इंटीग्रेट किया, एंड हैज बीन एबल टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसने आउटपुट अपने सबऑर्डिनेट से निकाल ली। हिज क्वालिटी लाइक initiative, self-confidence and social has helped him to achievement of their objective of the organization. तो what function is performed effectively by सूरज। देखो किस फंक्शन की बात की है, क्या कोई प्लान बनाया गया, नहीं। क्या कोई चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया, नहीं। स्टाफिंग की गई, क्या लेबर रिक्रूट, नहीं, लेबर तो ऑलरेडी क्या है, रिक्रूट है, क्योंकि तभी उनसे काम करवाया उनसे। तो इसमें बेसिकली किस फंक्शन की बात करी है, डायरेक्टिंग। या सूरज ने क्या किया, सूरज ने डायरेक्ट इतना अच्छा किया, सारे सुबॉर्डिनेट को मिलकर इतना अच्छे से काम करवाया कि कंपनी का जो गोल था वो क्या हो गया, अचीव हो गया। तो डायरेक्टिंग, इनिशिएट, एक्शन। तो देखो इस केस स्टडी में हमने क्या देखा, इस केस स्टडी में एक्शन, काम शुरू किया गया, उसने काम शुरू कर आउटपुट निकाल दी। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया सूरज ने, सूरज ने परफॉर्म किया है डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्ट किया है अपने सबऑर्डिनेट को इतने अच्छे से कि ज्यादा से ज्यादा उनकी कॉपरेशन मिले और कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि इन अ कंपनी मिस्टर क्षितिज ऑलवेज एक्सप्लेन मैनेजमेंट पॉलिसीज टू वर्कर एंड ब्रिंग वर्कर प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब मिस्टर जो क्षितिज है वो क्या करते हैं, वो जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो वर्कर तक बताते हैं, और जो वर्कर की प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर आते हैं। तो वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, देखो क्या क्षितिज टॉप मैनेजर है, नहीं। क्षितिज कौन है, क्षितिज है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है, सुपरवाइजर का मेन काम क्या होता है कि वर्कर को गाइड करना जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है, और जो वर्कर की प्रॉब्लम है उसको मैनेजमेंट तक पहुंचाना। दैट इज व्हाट कॉल्ड सुपरवाइजर। चलो तो अगला देखते हैं। अब बिहेवियर स्टडी वाज डन ऑन टोटल ऑफ 100 एम्प्लॉइज, मतलब 100 एम्प्लॉइज के ऊपर एक बिहेवियर स्टडी की गई।
ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉय वर अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजर फॉर देयर वर्क, मतलब 50 को तो अप्रिशिएट किया गया ताकि उन्होंने न्यू आइडिया दिया था। एंड ऑल दिस एम्प्लॉय वर गिवन ऑप्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, मतलब उनको बोला कि ठीक है आप जैसे मर्जी काम कर सकते हो, और उनकी वेजेस भी क्या कर दी, बढ़ा दी पर पीस। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप बी था जिसमें रिमेनिंग 50 एम्प्लॉइज थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, बुरी थी। उनका इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया और उनको वेजेस भी पे नहीं की गई। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन तो दी गई, मोटिवेशन क्या होता है कि जब कोई इंप्लॉय अच्छा काम करता है हम उसको प्रेज करते हैं उसकी, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। उससे उसको मोटिवेशन मिलती है, उसको लगता है, इंटरनल फीलिंग आती है कि यस मैं इस काम को कर सकता हूं, और वो उस काम को करता है। तो इसमें किस फीचर की बात करिए, इसमें बात करिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव की। जो मोटिवेशन है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो पहले 50 इंप्लॉइज थे इनको कौन सी मोटिवेशन दी गई, इनको दी गई पॉजिटिव मोटिवेशन। क्यों, इनको मोटिवेट किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कियो करो, अप्रिशिएट किया गया, पॉजिटिव मोटिवेशन है। लेकिन जो रिमेनिंग 50 थे उनको कौन सी मोटिवेशन दी गई, नेगेटिव, कि आपका जो आपने काम किया, आपने बुरा काम किया, आपका इंक्रीमेंट भी रोक देंगे और आपकी वेजेस भी कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उन इंप्लॉइज को लगेगा कि नहीं अगली बार हमें और अच्छे से काम करना है ताकि हम इस काम को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फीचर ऑफ मोटिवेशन। तो किस फीचर की बात की है, पॉजिटिव, फीचर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव की। मोटिवेशन जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है जो उन्होंने दी है 50 इंप्लॉइज को, और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्राची इज वर्किंग इन अ एमएनसी, शी हैज बीन गिवन एन ऑप्शन टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अमाउंट लेस देन द मार्केट प्राइस। मतलब उसको एक ऑप्शन दिया गया कि आप क्या ले सकते हो, आप कंपनी के शेयर्स ले सकते हो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, मतलब मार्केट प्राइस से भी कम प्राइस के ऊपर। तो ये किस तरीके का इंसेंटिव ऑफर किया जा रहा है, देखो एक किस तरीके का, सबसे पहले तो हमारे पास दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल, एक होते हैं नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें अब उसको क्या दिया गया, नॉन फाइनेंशियल दिया गया, फाइनेंशियल दिया गया। देखो पैसे की बात की गई, उसको स्टॉक दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, मतलब पैसे की बात की जा रही है ना, कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा दे रहे हैं एक तरीके से। तो ये है फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल में भी क्या ऑप्शन दे रहे हैं उसको, फाइनेंशियल में भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। क्या उसको कोई बोनस दिया, नहीं। क्या दिया, ईएसओपी, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दिया, या उसको स्टॉक दिए, शेयर्स दिए, उसको को पार्टनरशिप एक तरीके से उसको दे रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है ना, शेयर्स दे रहे हैं। तो ये इससे क्या है, ये कौन सा हमारे पास मोटिवेशन है, फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल इंसेंटिव हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो तो अगला देखते हैं, अगला क्या है कि रजत अ सेल्स मैनेजर अचीव्ड हिज सेल्स टारगेट 1 मंथ इन एडवांस, उसने 1 महीने पहले एडवांस में कर दिया। दिस अचीवमेंट एज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अवार्ड अ सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब क्या हुआ, उसने 1 महीने काम कर दिया तो उसकी अचीवमेंट को नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, उसको बहुत सारी रिकॉग्निशन दी गई। नेम द इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू अजय, देखो कौन सा इंसेंटिव दिया, सबसे पहले तो फाइनेंशियल, क्या कोई पैसा दिया कुछ, नहीं। क्या उसको कोई फाइनेंशियल मदद मिली, नहीं। ये कौन सा हो गया, नॉन फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल में भी कौन सा हो गया, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, कि सभी लोगों के सामने उसको एक रिकॉग्निशन दे दी कि लीडर ऑफ द मंथ, ये सब कुछ हमने उसको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और उसमें भी कौन सा, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। तो पहले में क्या था, पहले में था फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्योंकि उसको शेयर्स ऑफर की गए, उससे उसका पैसा, उसको फायदा मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ वो अर्न करेगा उससे, और वो कम प्राइस पे दिए गए, यानी कि उसको को पार्टनरशिप ऑफर की गई। ठीक है ना, उसको पार्टनर बना दिया गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि XYZ कंपनी ऑफर इट्स डायरेक्टर सर्टेन बेनिफिट सच एज कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी। तो ये किस टाइप का देखो बेनिफिट दिया गया। देखो अब इसके अंदर हम बहुत बार गलती करते हैं, हमें लगता है कि ये नॉन फाइनेंशियल, ध्यान से देखो इट इज अ फाइनेंशियल, क्योंकि उसको कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है, तो उसका एक तरीके से पैसा क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है ना। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये कौन सा होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा। चाहे उसके पैसे नहीं लग रहे हैं, चाहे उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके पैसे क्या कर रही है कंपनी, बचा रही है उसको बहुत सारे बेनिफिट देकर, कार का, हाउस का, मेडिकल का। ठीक है ना, तो इसको कौन सा बोलेंगे, और ये क्या है इसके अंदर, इसको बोलते हैं परक्विसिट्स, मतलब वो एडिशनल चीजें सैलरी के साथ यूज करने के लिए दे देना, जिससे उसका पैसा तो देखो बचेगा ना। उसकी सैलरी अगर 50,000 होगी, उसको फालतू में इन चीजों के ऊपर खर्च करने पड़ते, तो उसकी सैलरी बचा ली। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो किसको दिया कंपनी ने, अपने डायरेक्टर को ऑफर किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्कर आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप एनी एक्स्ट्रा वर्क, मतलब वर्कर कभी भी एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं चाहते थे। ड्यू टू राइज इन डिमांड अ फर्म वांट्स देम टू कॉपरेट, फर्म क्या चाहती थी, कॉपरेट करो।
The supervisor is finding it difficult to cope up with this situation. Identify the element of directing suitable in the above situation. देखो वर्कर एक्स्ट्रा टाइम करना नहीं चाहते और डिमांड बढ़ रही है, उनको एक्स्ट्रा टाइम करवाना है, तो बेसिकली इसमें किस एलिमेंट की बात क्या करें वो, ताकि वर्कर ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर दें। क्या दिया जाए इनको? मोटिवेट किया जाए। अब मोटिवेशन कैसे दी जाएगी? पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव। देखो नेगेटिव तो चलेगी नहीं यहाँ पर, आप क्या दो उनको? पॉजिटिव मोटिवेशन, उनको इंसेंटिव ऑफर किया जाए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, क्योंकि अगर आप मोटिवेट करोगे तभी जाकर वो क्या करेगा? काम करेगा, बिकॉज वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए क्या है? तैयार ही नहीं। अब अगर इसमें बात करें, सुपरवाइजर क्या कर सकता है? सुपरवाइजर कुछ नहीं कर सकता। सुपरवाइजर का काम उनको मोटिवेट करना ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उनको ये बताना है कि कैसे कैसे आपको इन चीजों को करना है। और लीडर, अच्छा लीडर बन के भी क्या करोगे आप, अगर उनको इच्छा ही नहीं है? तो मोटिवेट करो, तब जाकर आपकी लीडरशिप भी क्या होगी? काम आएगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मिस्टर नरेश इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन वोरा लिमिटेड। हिज सबऑर्डिनेट आर मोस्टली इंजीनियर्स एंड क्वालिफाइड टेक्नीशियंस। कि मिस्टर नरेश जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम करते हो, तो उसके सबऑर्डिनेट्स है ना, वो इंजीनियर और पढ़े लिखे टेक्नीशियंस। एज अ मैनेजर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, does not listen to any suggestion or feedback given by his subordinate. He expects them to follow his instruction without any question and does not allow them to give suggestion. So what type of leadership? देखो पढ़े लिखे subordinates भी हैं, qualified technicians भी हैं, लेकिन still मैनेजर उनकी बात ही नहीं सुन रहा। वो सिर्फ बोलता है कि भाई मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो किस लीडरशिप स्टाइल की बात की गई है? ऑटोक्रेटिक। किसकी बात की गई है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब किसी की भी नहीं सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ मैनेजर जो है वो अपनी ही करेगा। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन दे देता कि आपको कौन सी लीडरशिप स्टाइल यहां पर सुटेबल रहेगी, देखो सुटेबल कौन सी रहेगी, क्या डेमोक्रेटिक रहेगी या फ्री रेन रहेगी? तो इसमें जो सुटेबल होगी ना वो रहेगी फ्री रेन। फ्री रेन मतलब लेजर फेरी, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर कुछ भी ना करे, बिकॉज जो सुबॉर्डिनेट्स है ना, फ्री रेन कब काम आएगा? जब सुबॉर्डिनेट जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे और क्वालिफाइड होंगे। तो जो टॉप मैनेजर है ना, उसको पता है कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकलनी चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास लीडरशिप काम आएगी वो आएगी फ्री रेन। लेकिन इसमें कौन सी है? इसमें है ऑटोक्रेटिक। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रमोद वाज अ सुपरवाइजर ऑफ अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। द फैक्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल ऑफ आटा एवरी डे। जो फैक्ट्री है वो 200 क्विंटल आटा हर रोज प्रोड्यूस करती है। His job was to make sure that the work goes on smooth, मतलब उसका काम क्या था? काम स्मूथ चले और कोई भी इंटरप्शन ना हो किसमें? प्रोडक्शन में। He was a good leader who will give order only after consulting his subordinates and work out the policy with the acceptance of the group. तो किस टाइप की लीडरशिप की बात की गई है? देखो इसमें बात की गई है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। क्यों? क्योंकि वो कोई भी काम खुद नहीं बोलता कि जो उसने बोल दिया वही करेंगे, नहीं, वो सबसे कंसल्ट करके फिर डिसीजन लेता है। So that is called democratic type of leadership followed by Pramod. चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि you are working at the middle level of management. Your superior, a top management person, sent a message for you, which you received and well understood. Is the communication process complete? Give reason. देखो ध्यान से सुनो, आप मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। आपका जो सुपरवाइजर है, सुपीरियर है, उसने आपको एक मैसेज सेंड किया, आपने उसको रिसीव्ड भी कर लिया और समझ भी लिया। क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप उनकी बात सुनो। जब दो लोग आपस में बातचीत करेंगे तब कम्युनिकेशन होगा। अब अभी तो इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ सुपीरियर जो है, सुपीरियर ने सुबॉर्डिनेट को अपने क्या कर दिया? एक इंफॉर्मेशन बताई और सुबॉर्डिनेट ने समझ भी ली, लेकिन सुपीरियर को तो अभी पता ही नहीं चला कि सुबॉर्डिनेट को वो चीज समझ में आई है कि नहीं आई। तो फीडबैक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो तो इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपको जब सुपीरियर मैसेज पास करेगा तो आपको भी बताना है कि हाँ हमें इस चीज के बारे में समझ में आ गया। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्या नहीं है उसमें? फीडबैक नहीं। किसकी? सुबॉर्डिनेट की, सुपीरियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सुनिधि हैज स्टार्टेड अ डिजाइनर स्टूडियो इन द बेसमेंट ऑफ हर रेजिडेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टर इन फैशन डिजाइनिंग, शी हैज अपॉइंटेड 10 एम्प्लॉय टू टेक केयर ऑफ देयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। मतलब उसने 10 एम्प्लॉयज लगा दिए अपनी मास्टर कंप्लीट करने के बाद। शी इंटरेक्ट रेगुलरली विद ईच एम्प्लॉय टू टेल एग्जैक्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। मतलब हर रोज उनसे रेगुलरली क्या करती है? वो बातचीत करती है। What he she need to do
रिगार्ड एज अ गुड परफॉर्मर, मतलब किस चीज की जरूरत है। एट द सेम टाइम शी अलाउ टू अ फ्री वर्क इन्वायरमेंट, मतलब फ्रीली उनको काम करने के लिए बोलती है। वेयर इन द एम्प्लॉय ओपनली चिट चैट विद ईच अदर, मतलब आपस में आराम से बातचीत भी कर लेते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर सोशल एंड इमोशनल नीड, मतलब सोशल होने के लिए वो अपनी बातचीत भी क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं। Sometimes these interaction also lead to spreading rumors which are not authentic, मतलब क्या करते हैं कि र्यूमर पैदा कर देते हैं कई बार जो ऑथेंटिक नहीं होते। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस नेम एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग रेफर्ड। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई है, तो कम्युनिकेशन कितने टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलर के हिसाब से बात की जाए, ठीक है, प्रॉपर कंपनी के चेन को फॉलो किया जाए, तो इसमें हम क्या बात करेंगे। तो वो क्या करती थी, गुड परफॉर्मर थी, वो हमेशा अपने इन्वायरमेंट को फ्री देती थी। लेकिन शी हैज अपॉइंटेड 10 एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, शी इंटरेक्ट रेगुलरली विद ईच एम्प्लॉय टू टेल एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। मतलब ये क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं कि क्या किसको करना है, वो प्रॉपर ड्यूटी बता रही है। लेकिन वो इनफॉर्मल भी कर रही है, कैसे, उनको चिट चैट करने का भी क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। तो दोनों टाइप की कौन सी टाइप की हमारे पास कम्युनिकेशन है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल कब होगा, जब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला जाएगा, और इनफॉर्मल जब उनको चिट चैट करने के लिए भी बोल दिया जाएगा, यानी उनको गॉसिप्स करने के लिए बोल दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या कि मिस्टर भुवन इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनर, क्लोथ्स। One day in the morning, while leaving home, he had a quarrel, मतलब उसकी लड़ाई होगी with a person in the neighborhood, मतलब अपने पड़ोसी से उसकी क्या होगी, लड़ाई होगी। That person abused his family, मतलब उस पर्सन ने क्या किया, उसकी फैमिली को अब्यूज्ड किया, और थ्रेटन टू हार्म द फैमिली, मतलब डराया कि हम आपकी फैमिली को क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। मिस्टर भुवन गोट वेरी अपसेट एंड वरीड, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, अपसेट हो गया। ऑन द सेम डे अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ऑफिस, मतलब उसी दिन क्या थी, एक मीटिंग भी थी, बट वो पहले ही क्या था, परेशान था, क्योंकि घर पे उसकी क्या हो चुकी थी, लड़ाई हो चुकी थी। और किस चीज की मीटिंग थी, उनको डिजाइन फाइनल करना था अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड टेस्ट ऑफ द फैशन ऑफ द कस्टमर। और मिस्टर जो भुवन थे ना, अच्छा वो अटेंशन पे कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सोच तो क्या रहा था, हमेशा किसके बारे में सोच रहा था, अपनी लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहा था। तो अब बताओ किस टाइप का बैरियर है ये कम्युनिकेशन के अंदर। देखो ये है हमारे पास कौन सा बैरियर है, ये है साइकोलॉजिकल बैरियर, लैक ऑफ अटेंशन। क्यों, क्योंकि उसका अटेंशन नहीं है, क्यों, दिमाग तो कहीं और घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का बैरियर है, क्या कोई सीमेंटिंग, कोई बातचीत में दिक्कत है, नहीं। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन की क्लाइमेट में दिक्कत है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। ये कौन सी दिक्कत है, उसकी साइकोलॉजिकल बैरियर है, मतलब उसके दिमाग, अभी उसकी अटेंशन नहीं बन पा रही है उस चीज में। क्यों, सारा दिमाग तो किस में जा रहा है, लड़ाई झगड़ों में जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा बैरियर है ये, साइकोलॉजिकल बैरियर, उसमें भी कौन सा, लैक ऑफ अटेंशन। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नीरज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओमिडा लिमिटेड हैज चेंज 7 जॉब्स इन द लास्ट 1 ईयर, एक साल के अंदर उसने 7 जॉब चेंज कर ली। वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, बट इट नॉट एबल टू फाइनलाइज डील विद द कस्टमर ड्यू टू इज इनएडुकेट वोकेबुलरी, मतलब वो वर्क जो अपने कस्टमर से ना डील फाइनलाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसकी वोकेबुलरी है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। और ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, मतलब वो जो जरूरी वर्ड होते हैं ना, उनको भूल जाता है कई बार बताना, उसकी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। समटाइम ही यूजेस रॉन्ग वर्ड्स बिकॉज ऑफ विच इंटेंडेड मीनिंग इज नॉट कन्वेड, मतलब कई बार वो क्या करता है, गलत मीनिंग बता देते हैं, और जो एक्चुअल में बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता। तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसके बीच में और उसके क्लाइंट्स के बीच में। तो किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है ना। देखो किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है, ये है सिमेंटिक बैरियर। कौन सा बैरियर है, सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब जब आपकी बातचीत में मैनेजर में कोई दिक्कत नहीं है, वर्कर में कोई दिक्कत नहीं है, सबॉर्डिनेट में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या है, बातचीत में, वर्ड्स में दिक्कत है। तो ये कौन सा बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर, मतलब बातचीत में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बात अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रही। तो और क्या है इसके अंदर, कौन सी कैटेगरी है इसके अंदर, सिमेंटिक बैरियर के अंदर भी क्या चीज आ रही है, वो आ रही है बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मतलब एक तो मैसेज को बैडली एक्सप्रेस कर रहा है, वो इतने अच्छे से नहीं बता पा रहा जितने अच्छे से उसको बताना चाहिए, क्योंकि वो भूल जाता है बार बार उसको करना। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है। और उसके अंदर भी क्या कैटेगरी है, देखो कम्युनिकेशन बैरियर किस टाइप का था, बैडली एक्सप्रेस मैसेज की, जो मैसेज है वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो रहे हैं, क्योंकि वो उसका वोकेबुलरी आई नहीं रही है, ठीक है, और उसकी बात को कुछ और समझा जाता है। और दूसरा उसका कौन सा बैरियर के अंदर आएगा, ये सिमेंटिक बैरियर आएगा। कौन सा बैरियर आएगा, सिमेंटिक बैरियर आएगा।
चलो, तो ये थी हमारे पास डायरेक्टिंग की। एक और है हमारे पास कि राकेश इज वर्किंग अंडर हिज सुपीरियर नीरज। राकेश जो है वो किसके अंडर काम कर रहा है? सुपीरियर के अंदर काम कर रहा है। He always communicate useful ideas and suggestion to his superior regarding reduction of cost। मतलब वो हमेशा अपने सुपीरियर को आइडिया देता है कि कैसे कॉस्ट को कम किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए। नीरज इंप्लीमेंट हिज सजेशन एंड हैज ऑलवेज फाउंड फेवरेबल रिजल्ट। और नीरज जो है वो इंप्लीमेंट भी करता है और उसको अच्छा भी लगता है और रिजल्ट भी अच्छे निकलते हैं। बट उसने कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया उसके सजेशन के लिए। तो अब राकेश ने क्या डिसाइड किया कि भाई कम्युनिकेट करना नहीं। देखो कौन कम्युनिकेट करेगा अगर आपको किसी तरीके का कोई बेनिफिट ही ना मिले, कभी भी आपको अप्रिशिएशन ना मिले। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन बैरियर है? क्यों बंद कर दी? क्योंकि इट इज अ पर्सनल बैरियर, लैक ऑफ इंसेंटिव। ये पर्सनल है, उसको उसको क्या लगेगा कि क्यों मैं पागलों की तरह हर रोज उसको बताता हूँ, मतलब कि मेरे को कौन सा उसका कोई फायदा मिलना। तो ये क्या है? क्या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है? नहीं। क्या बातचीत में दिक्कत है? नहीं। क्या कोई साइकोलॉजिकल उसका टेंशन नहीं है? नहीं। कौन सा बैरियर है? पर्सनल बैरियर है, लैक ऑफ इंसेंटिव। कि भाई इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा तो पर्सनली मेरा मन ही नहीं कर रहा काम करने। क्या हमारे पास कि मिस्टर एल्बर्ट इज वर्किंग एज अ हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट ऑर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जो मिस्टर एल्बर्ट है वो क्या काम करते हैं? वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के क्या है? हेड है। He provide all such opportunities to his employees that are necessary for their skill development। मतलब सारी वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दी जो उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या थी? जरूरी थी, एंड प्रमोशन के लिए क्या थी? जरूरी थी। All these efforts have improved the employees motivation to achieve the desired target in time। तो सबने क्या किया? सबने एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको उस काम के प्रति प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है, और उनके बाद उसका क्या होगा? स्किल डेवलप भी होंगे और प्रमोशन भी किया जाएगा। तो नेम द पॉइंट ऑफ किस इंपॉर्टेंस की बात की गई है? देखो इसमें बात की गई है कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर, तो इसमें बात की गई है किसकी? इंप्रूव एम्प्लॉइज मोटिवेशन की। कोई एक्यूरेसी तो नहीं स्टैंडर्ड्स की जज की। देखो एक्यूरेसी कब की जाएगी स्टैंडर्ड्स की जज? जब आप चेक करोगे कि जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं क्या वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस आपको बता देगा। तो ये भी क्या है? कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं क्या वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि आप हर रोज 100 यूनिट्स बनाओगे, लेकिन आप 120 बना रहे हो, तो इट मींस जो आपने स्टैंडर्ड सेट की है ना वो एक्यूरेट ही नहीं है। आपने उसके अंदर क्या है? गलती है, क्योंकि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी ज्यादा है और आपने उसके हिसाब से उनको स्टैंडर्ड बनाई ही नहीं है। या 100 यूनिट का था और आपके एम्प्लॉय सिर्फ 60 बना रहे हैं, तब भी गलती है, क्योंकि इससे ज्यादा एम्प्लॉय शायद बना ही नहीं पाते। तो ये भी कौन बताएगा हमें? ये भी कंट्रोलिंग, जब आप कंट्रोलिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे ना उसमें ये सारी इंपॉर्टेंस निकल कर आएगी। तो एम्प्लॉइज मोटिवेट भी होंगे क्योंकि उनको पता चलेगा कि भाई ये गलतियां हैं, इस हिसाब से हम इनको इंप्रूव करेंगे तो हम प्रमोशन भी ले सकते हैं। ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा और कोऑर्डिनेशन होगी। लेकिन इस केस के अंदर किसके बारे में बात की गई है? इंप्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। चलो, तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगला देखते हैं। ऑल द वर्कर टेक थिंग इजी। ठीक है ना, वर्कर आराम से काम कर रहे हैं। इट हैज रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका नुकसान क्या हुआ कि उनका सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन क्या होगी? लीक होगी। टू सुपरवाइजर द अफेयर ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू इंस्टॉल क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन मतलब सीसीटीवी कैमरास क्या करना सोचा उन्होंने? इंस्टॉल करने की सोची। विच द एम्प्लॉय कंसीडर एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। तो एम्प्लॉइज ने इसको क्या बोला कि ये उनकी फ्रीडम के ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो अब आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग द कंपनी सफरिंग। किस लिमिटेशन से कंपनी सफर कर रही है? देखो दिक्कत क्या थी, जो वर्कर है वो सारे काम को इजी लेते थे जिसकी वजह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी। अब जो सुपरवाइजर था उसको किसी ना किसी तरीके से ठीक करना था, लेकिन वो सब वर्कर को तो एक टाइम पर देख नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सीसीटीवी कैमरा क्या कर दिया जाए? इंस्टॉल कर दिया जाए। अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से इंप्लॉइज जो वहां पर काम कर रहे थे उनको काम करना पड़ेगा, तो उनको क्या लगा कि हमारी फ्रीडम के ऊपर क्या है? ये अटैक है, हमें फ्री मतलब पूरी आजादी नहीं जा रही काम करने की। तो ये कौन सी लिमिटेशन है कंट्रोलिंग? देखो कंपनी ने तो कंट्रोलिंग किया ताकि सारा कुछ कंट्रोल किया जा सके, लेकिन आगे इंप्लॉय भी तो मारने नहीं वाले ना। तो एक तरीके से कंट्रोलिंग की लिमिटेशन होगी, क्योंकि कंपनी को फेस करना पड़ेगा क्या? रेजिस्टेंस। क्या फेस करनी पड़ेगी? रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। किनकी? इंप्लॉइज की, क्योंकि इंप्लॉइज बोलेंगे हम तो नहीं काम कर रहे।
तो ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या है, नुकसान भी है, कंपनी का चाहे फायदा है, लेकिन एक तरीके से अब जब इंप्लॉइज ने ही काम करना बंद कर दिया तो उसकी क्या है, लिमिटेशन भी है। तो क्या है लिमिटेशन, रेजिस्टेंस टू चेंज। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास कि एएस लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी इंगेज्ड इन असेंबलिंग ऑफ एयर कंडीशनर। recently the company had conducted the time and motion study, मतलब कंपनी ने एक टाइम एंड मोशन स्टडी करी on concluded that an average a worker can assemble 10 एयर कंडीशनर इन अ डे। और उन्होंने क्या देखा कि एक दिन के अंदर एक वर्कर जो है वो 10 एयर कंडीशनर बना सकता है। द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग 1000 यूनिट्स ऑफ एयर कंडीशनर, मतलब एक दिन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि 1000 यूनिट्स हमने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, किसकी, एसी की। और कंपनी इज गिविंग अट्रैक्टिव अलाउंस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, मतलब कंपनी ने क्या दिया कि अच्छा खासा आपको पैसा दे जाएंगे ताकि लेबर छोड़ छोड़ कर ना जाए और एब्सेंट ना रहे। ऑल द वर्कर आर हैप्पी, सभी लोग क्या थे, खुश थे। इवन द असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर पर डे इज 800 यूनिट्स ओनली, लेकिन पर डे के अंदर यूनिट कितनी बनी, सिर्फ 800 ही बनी। टू फाइंड आउट द रीजन the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the worker were busy in gossiping. Identify the function of management। देखो सबसे पहले तो बात करें किस फंक्शन की बात में की गई है, कंट्रोलिंग की बात की गई है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया, कंट्रोल किया, चेक किया कि गलतियां कहां पर रह रही हैं, ठीक है ना। और दूसरा, स्टेट दो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड व्हिच आर डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। देखो किस स्टेप्स, तो स्टेप सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो पहला स्टेप पूरा किया गया, नहीं किया गया, यस। इस स्टेप, पहला स्टेप क्या था कि 1000 यूनिट्स उन्होंने क्या कर दिए, सेट कर दिए कि स्टैंडर्ड क्या है, 1000 यूनिट्स। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे मेजर की गई कि कितने यूनिट्स बनाए गए दिन के अंदर, 800 यूनिट्स बनाए गए। और फिर कंपेयर किया गया, ठीक है ना, तो कंपैरिजन किया गया, तभी पता चला कि कम बनाए गए। तो थर्ड हमारे पास स्टेप भी आ गया। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होता था कि एनालिसिस डेविएशन, के डेविएशन फाइंड आउट करें। तो गलती फाइंड आउट की कि नहीं की उन्होंने, देखो टू फाइंड आउट द रीजन द कंपनी कंपेयर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी, मतलब क्या डेविएशन थी, क्या गलती थी, उसके लिए कंपनी ने क्या किया, सीसीटीवी को क्या कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया, वहां पर लगा दिया। और दैट सम ऑफ द वर्कर वर बिजी इन गॉसिपिंग, तो उन्होंने डेविएशन भी फाइंड आउट कर ली, गलती भी दिखा दी, देख ली कि भाई जो कुछ वर्कर हैं वो क्या कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कुछ वर्कर क्या कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे। अब लेकिन आखिरी में क्या था, जो ये कमी थी इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, करेक्टिव एक्शंस। तो करेक्टिव एक्शंस क्या लेते कि कुछ वर्कर्स को मतलब पेनल्टी देते, कुछ ना कुछ करते। तो अभी तक ये स्टेप को फॉलो नहीं किया गया। तो 4 स्टेप इसके अंदर फॉलो किए गए। पहला क्या फॉलो किया गया कि भाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स, एक्चुअल में कितने मेजर बने, 8। फिर उनको कंपेयर किया गया, फिर डेविएशन को एनालिसिस किया गया, ठीक है। अभी तक डेविएशन निकाल दी गई, लेकिन अभी करेक्टिव स्टेप्स लेने बाकी। चलो, तो ये 4 स्टेप्स थे जो इस केस स्टडी के अंदर उन्होंने क्या किए, कवर किए। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि मिस्टर मार्टिन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ कैरिन इंडिया लिमिटेड। ही इज असिस्टेड बाय अ क्वालिफाइड एंड कंपिटेंट वर्कफोर्स। किसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, क्वालिफाइड एंड कंपिटेंट, मतलब अच्छे लोगों, अच्छे वर्कफोर्स के द्वारा वो असिस्ट किया जाता है, मतलब उनके अंदर वो काम कर रही है अच्छी वर्कफोर्स। एम्प्लॉय फील accomplished and their zeal to work give good rise to production, मतलब वो चाहते हैं कि हम काम करें और वो अच्छा काम करें, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। However, it leads to increase in the labor cost from acceptable range of 2% to 5% by the end of the year। मतलब जो लेबर कॉस्ट थी ना वो 2% से 5% बढ़ गई। उनकी एक्सेप्टेबल रेंज क्या थी, 2%, लेकिन वो बढ़ कितनी गई, 5% बढ़ गई बाय द एंड ऑफ द ईयर। जो इमीडिएट अटेंशन की जरूरत थी किसकी, मैनेजमेंट की। तो किस प्रिंसिपल जो डेविएशन का इसमें काम कर रहा है, देखो 2 ही प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास डेविएशन के अंदर, एक तो होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को ध्यान दो जो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर एक्चुअल में इंपैक्ट डाल रही है, मतलब जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स को या कंपनी की सेल को या कंपनी की मेजर एक्टिविटी को क्या हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर उन चीजों को क्या दिया जाए, ध्यान दिया जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा ना इसमें क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसका मतलब क्या होता है
कि मैनेजमेंट ने बोल रखे कि अगर कुछ परसेंट तक ये चीज बढ़ती है या नुकसान होता है वो सहलेंगे, उसके बाद उस चीज को अर्जेंटली एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो ये इसमें किस प्रिंसिपल ऑफ डेविएशन के बारे में बात की गई है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सेप्टेबल रेंज, एक्सेप्शन कब तक की थी? 2% तक। उन्होंने क्या बोला था कि हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है बढ़ने दो, लेकिन 2% से ज्यादा हो गई तो अब अर्जेंट नीड की जरूरत है, मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल यहां पर गवर्न कर रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है कि इफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी विच इज 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब जो स्टेशनरी की वेस्टेज है ना वो कितनी है? टोटल कॉस्ट का 5% है, हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, मतलब वो 40% बढ़ गई। वेयर एज द नॉर्मल वेस्टेज इन द रॉ मटेरियल विच इज 10% ऑफ कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%, वो सिर्फ कितने परसेंट बढ़ी है? 5% बढ़ी है। तो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल गवर्निंग द वेस्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन सा प्रिंसिपल वेस्टेज को गवर्न कर रहा है? देखो दो ही प्रिंसिपल्स थे डेविएशन के, एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखो इसमें कोई एक्सेप्शन तो रखी नहीं कि इतने परसेंट के बाद नहीं देखेंगे, इसके परसेंट नहीं देखेंगे। इसमें उन्होंने क्या देखना है कि इन दोनों में से किस कॉस्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, देखो अब किस चीज को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखो स्टेशनरी है, स्टेशनरी के इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती क्योंकि स्टेशनरी क्या है? पेन पेंसिल है। अगर वो 5% था कॉस्ट का, हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 40%। इफ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी विच इज 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो 5% थी टोटल कॉस्ट की, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है? वो 40% हो गई है, ठीक है ना। लेकिन जो रॉ मटेरियल की वेस्टेज थी वो कितने परसेंट है? वो टोटल कॉस्ट की 10% है और वो 5% से बढ़ गई है। मतलब जो टोटल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है वो कर रहा है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो अब कंपनी किसको एग्जामिन करेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को एग्जामिन करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेटेज क्या है? ज्यादा है। 10% है वो टोटल कॉस्ट का, लेकिन जो स्टेशनरी की कॉस्ट है वो सिर्फ कितना है? 5% ही। तो उस 5% में अगर 40% बढ़ भी गया तो वो 6-7% ही होगी, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। देखो ये 40% टोटल कॉस्ट का नहीं हुआ, ये स्टेशनरी का खर्चा 40% से बढ़ गया, तो मतलब टोटल कॉस्ट का कितना होगा? 1%, आधा परसेंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा बढ़ गई 10% और ये 5%, तो ये नुकसान देगी कंपनी। तो इसलिए इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसमें एक एक चीज उसी वेस्टेज को देखा जाएगा। ध्यान से देखना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसी वेस्टेज को देखा जाएगा जो कंपनी के ऊपर डायरेक्टली क्या करेगी? इंपैक्ट करेगी। चलो तो अगला क्या है हमारे पास कि यू आर द मैनेजर ऑफ भारती केमिकल लिमिटेड, इट इज रिपोर्टेड टू यू दैट पोस्टल एक्सपेंसेस, जो पोस्टल एक्सपेंसेस थे मतलब पोस्ट ऑफिस के, वो 10% बढ़ गए स्टैंडर्ड रेट से, और कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज्ड बाय 2%। विच ऑफ द टू डेविएशन विल बी मोर क्रिटिकल टू यू? देखो कौन सी ज्यादा क्रिटिकल है आपके लिए? तो इसमें क्या लग रहा है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल लग रहा है। और क्या क्या क्रिटिकल है? देखो पोस्ट ऑफिस के खर्चे 10% बढ़ गए, चाहे वो 20% भी बढ़ जाए, क्योंकि उसकी नॉमिनल सी फीस होती है, 100 से 200 हो जाएंगे। देखो मान लो पोस्ट ऑफिस का खर्चा, पोस्टल चार्जेस कितने होंगे? 100, अब वो 120 हो गया हो, चाहे 130 हो गया हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। लेकिन रॉ मटेरियल, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो 10 लाख का सामान बना और अगर वो 2% भी बढ़ गया ना, तो वो कितने परसेंट बढ़ गया? 20,000, ठीक है ना, 20,000, 30,000, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो किसको ध्यान से देखा जाएगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो बढ़ी है ना, 2% से भी बढ़ी है, इस चीज को, इस डेविएशन को सबसे पहले एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। इसके इंपैक्ट, इसकी वेटेज कंपनी के ऊपर क्या है? ज्यादा है, और इससे ज्यादा नुकसान होगा कंपनी एज कंपेयर टू पोस्टल एक्सपेंसेस। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कि नेक्स्ट हमारे पास कि सुरभि लिमिटेड प्रोड्यूसेस सेफ्टी पिन्स ऑन मास स्केल, मतलब वो सेफ्टी पिन प्रोड्यूस करती है एक अच्छे लेवल के ऊपर, मतलब बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर, मतलब उनका स्केल क्या बहुत बड़ा है। द कंपनी पॉलिसी इज दैट एट मोस्ट 25 ऑफ द डेली प्रोडक्शन कुड बी डिफेक्टिव, मतलब 25% जो डेली प्रोडक्शन उसका क्या होता है? वो डिफेक्ट होता है। ओवर अ 3-month पीरियड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट 8 to 10% ऑफ द प्रोडक्शन इज डिफेक्टिव, मतलब 8 से 10% प्रोडक्शन क्या हो रही है? डिफेक्टिव हो रही है। द कोज ऑफ द डेविएशन फाउंड इज डिफेक्टिव मशीनरी, और गलती क्या फाइंड आउट की गई कि जो मशीनरी है वो क्या है? डिफेक्टिव है। तो व्हाट करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन बाय द मैनेजमेंट? तो क्या किया जाएगा? या तो देखो मशीनरी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, या उसको क्या किया जाएगा? रिपेयर किया जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको अपनी तरफ से खुद बताना होता है कि कौन सा करेक्टिव एक्शन, मतलब आपने कोई बुक में नहीं दिया होगा, आपको खुद बताना है कि कौन सा करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। तो कौन सा एक्शन लिया जाएगा? करेक्टिव एक्शन। देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन डिफेक्टिव क्यों आ रही है? क्योंकि मशीनरी में दिक्कत है।
अब या तो मशीनरी को रिपेयर करवा दो उस लेवल तक, और नहीं तो क्या करवा दो, अगर वो रिपेयर नहीं हो पा रही तो उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तब जाकर ये आपकी 8 से 10% कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अल्फा लिमिटेड वाज मैन्युफैक्चरिंग ऑटो स्पेयर पार्ट्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, द कंपनी प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज। कंपनी ने क्या दिया, ट्रेनिंग दी, बाय इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट को बुलाया जिसने सारा का सारा प्रोसेस क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट, मतलब उनको बताया, प्रॉपरली बताया। एक्सपर्ट कोटेड दैट ऑल द डेविएशन कैन नॉट बी कंट्रोल, तो एक्सपर्ट ने क्या बताया कि सारी डेविएशन कंट्रोल नहीं हो सकती। सो मैनेजर मस्ट नो विच डेविएशन इज की एरिया, मतलब मैनेजर को पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट की एरिया, मतलब की रिस्पेक्टिव एरिया, मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जिसको मोस्ट अर्जेंटली क्या करना है, उन्होंने कंपेयर करना है एज कंपेयर टू जो नॉन की एरिया, मतलब जो ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट human beings are bound to break mistake, as a manager should not take strict action on every minute mistake of worker, rather than he fix a range of deviation and take action if deviation is above the specific range। तो देखो सबसे पहले तो किसकी बात की गई, किस फंक्शन की बात की गई, वो कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग। और दूसरा दो तरीके बताए डेविएशन को एनालिसिस करने के। देखो पहला तरीका क्या बताया, पहला तरीका बताया क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, और दूसरा क्या बताया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो सीपीसी मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, तो वो किसके किसके अंदर बताया, उसने किस लाइन को कोट करके बताया, तो एक्सपर्ट ने कोट किया कि सारी डेविएशन कंट्रोल नहीं हो सकती, तो मैनेजर सिर्फ उन की रिस्पॉन्स, मतलब उन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान दे जिससे कंपनी को ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, या जो बहुत ज्यादा क्या है, की एरिया है, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कंपनी के प्रॉफिट को या कंपनी की सेल को नुकसान होगा, उन इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ अर्जेंटली ध्यान दे एज कंपेयर टू नॉन इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक पोस्टल चार्जेस बढ़ गए और रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए ना, वो मेन की एरिया है। नॉन की एरिया क्या है, पोस्टल, वो तो चलो 10 की बजाय 15 भी हो गए, 20 भी हो गए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस लाइन के अंदर उन्होंने किसकी बात करी है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में बताया। और दूसरा उन्होंने क्या बताया कि हर बार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक रेंज फिक्स कर दी जाए, मतलब रेंज फिक्स करने की बात की गई है, यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि कुछ परसेंट तक तो छूट कर देंगे और उसके बाद अगर होगा फिर ध्यान से एक्शन लेंगे उसके ऊपर। अगर 5% तक की कॉस्ट की कमी आ रही है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर 5 से 1% भी ज्यादा हो गया तो मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, उस डेविएशन को प्रॉपरली कंट्रोल करने का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये दो डेविएशन हमें इसके अंदर क्या की गई है, बताई गई।